हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सेट्स की। सो डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स which are distinct from each other. We mean that given a set and an object, it should be objectively possible to decide whether the object is or is not a member of a set. In everyday life, we always speak about collection of objects of a particular kind, such that crowd of people and a cricket team, etc. Set are generally represented by capital letters A, B, C, etc. and the elements of set by A, B, C, etc. स्मॉल a, b, c. जैसे सेट को एक कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हो और स्मॉल a, b, c इसके क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। इनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। ए और बी आपके क्या है? यहाँ एलिमेंट्स है। और कैपिटल लेटर से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी सी या कैपिटल एक्स वाई जेड, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स का सेट हो गया, रियल नंबर लेस देन 10 हो गया। ये क्या है? एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम लिखेंगे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट आपको लिखना है 1 2 3, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया। इसी तरीके से आप प्राइम नंबर को लिख सकते हो और रियल नंबर आप लिख सकते हो लेस देन 10। ये क्या है? ऑल आर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बट कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन अ क्लास और कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन आर नॉट सेट्स। ठीक है, बिकॉज गुड स्टूडेंट एंड गुड बैट्समैन आर नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये आपके सेट्स के अंदर कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड होना जरूरी है। जैसे आपके बैट्समैन की अगर हम बात करते हैं तो किसी को धोनी पसंद है, ठीक है ना, किसी को आपका सचिन तेंदुलकर पसंद है, तो सबके लिए गुड बैट्समैन अलग अलग हो सकता है, तो वो क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरीके से आप स्टार्स के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे आपके बॉलीवुड स्टार्स हैं आपके, उसमें किसी को रजनीकांत पसंद है, किसी को आपका जो है संजय दत्त पसंद है, किसी को रणवीर सिंह पसंद है, तो कौन सा एक्टर गुड है? ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। किसी की नज़र में आपका जो है रणवीर कपूर अच्छा एक्टर है, किसी की नज़र में जो है आपका सलमान खान अच्छा एक्टर है, तो वो क्या हो गया? वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो वो सेट्स के अंदर वो चीज़ कंसीडर आप नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे द रिवर ऑफ इंडिया, इसका सेट बना सकते हो आप। तो आप सारे रिवर्स का नाम लिख दो एक ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगाकर। जैसे गंगा हो गया, है ना, सरस्वती हो गया, चंबल हो गया। ठीक है, ऐसे आप नदियों का सेट बना सकते हो। ठीक है, वो भी क्या होगा? वेल डिफाइंड सेट्स होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, द कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स, these all are the well defined objects. ठीक है, every set is a collection but every collection is not a set. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि every set is a collection but every collection is not a set.
यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट सेट्स आप देख रहे हो, नंबर सेट्स हैं ये। जैसे नेचुरल नंबर की बात करी तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश। फिर होल नंबर की बात करी तो सेट ऑफ होल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ होल नंबर हो गया। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर को जेड या फिर आई से आप रिप्रेजेंट करते हो तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसमें क्या क्या आ जाएगा, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। जेड प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये 1 2 3 डैश 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 सो ऑन। तो ये आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट ही आप इसको बोलोगे, ठीक है। जेड माइनस हो गया सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जेड जीरो का मतलब हो गया नॉन जीरो इंटीजर्स, तो इसमें आपने क्या करा, इंटीजर वाले में से जीरो आपने हटा दिया, तो बाकी नंबर्स इसमें आ गए +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। क्यू आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P/Q, P, Q बिलोंग्स टू आई, आई मतलब हो गया इंटीजर, ठीक है, और ये वाला सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर जब P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इंटीजर हो सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया आपका रेशनल नंबर का, ठीक है। R हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, R-Q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, ठीक है। R-Q का क्या मतलब हो गया, सेट ऑफ और इरेशनल नंबर, मतलब रियल नंबर में से आपने सबसे कर लिए रेशनल नंबर, तो क्या बचा आपके, इरेशनल नंबर बचे। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर को हम R-Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक हमने सेट को रिप्रेजेंट करा, A इज इक्वल टू AEIOU, ये क्या है, वोवल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स हैं, ठीक है, AEIOU। तो इसको हमने करली ब्रैकेट में लिख दिया AEIOU, तो ये आपका एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट। दो टाइप का मेथड है, एक तो है रोस्टर मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर मेथड भी हम बोलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये रोस्टर मेथड में ही लिखा हुआ है, टेबुलर मेथड में ही लिखा हुआ है कि एक कर्ली ब्रैकेट में आप सारे एलिमेंट लिख दोगे। जैसे इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड by listing elements separated by commas and enclose them by the curly bracket. It is also called tabular method. जैसे यहाँ पर वही सेम एग्जांपल यही वाला ले लिया हमने, द सेट ऑफ वाउल्स, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा, AEIOU को हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद लगा दिया और कोमा लगा दिया हर एलिमेंट के बीच में। तो AEIOU इस सेट के एलिमेंट्स हैं, इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। NA से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट पे कितने हैं, 5 है। लेट S बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। 10 12 से कम होना चाहिए, तो 12 से कम यही नंबर है जो कि आपके क्या है, इवन है और नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका एस सेट हो गया, इसको हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पर एस बोला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इन दिस केस वी राइट डाउन प्रॉपरली और रूल P which gives as us all the elements of the set A is equal to X such that Px, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। रोस्टर फॉर्म में तो आपने एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में कोमा लगा करके लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है A इज इक्वल टू एक्स कोमा
x बिलोंग्स टू n, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है। और क्या कंडीशन दे रखी है, x इज इक्वल टू 2n, और n जो है वो भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी कि आपका x जो है नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर ये x 2n के इक्वल है, और ये n भी आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 यही नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो n की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, जब n की जगह 2 रखता हूं तो 4 मिल जाएगा, n की जगह 3 रखता हूं तो 6 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये सेट जो बना सेट ए, उसमें क्या क्या एलिमेंट आए, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे इन नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, राइट। सो ये सेट आपको क्या मिल गया, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये तो है कहलाई आपकी रोस्टर फॉर्म, और ये कहलाई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सेट बिल्डर से या तो रोस्ट लिखा देगा, या रोस्टर से आपको सेट बिल्डर आपको लिखनी होगी। तो आप उसको फिर इस तरीके से लिखोगे, x कॉमा x इज बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू 2n फॉर n बिलोंग्स टू n। ओके, अब आता है आपका सेकंड एग्जांपल। सो सेकंड एग्जांपल में आपको दे रखा है b इज इक्वल, b में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर कोमा x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर करना है आपको, तो ठीक है। सो इंटीजर z आप लोगे, z क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है ना, z का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। वो क्या होता है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, जब x की जगह यहाँ आप 0 रखोगे तो 0 ही मिलेगा, x की जगह यहाँ पर आप +-1 रखोगे तो 1 मिलेगा, x की जगह यहाँ +-2 रखोगे तो 4 मिलेगा, x की जगह यहाँ +-3 आप रखते हो अगर तो आपको 9 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0149। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रखो या -1 रखो, जैसे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, वो 1 हो गया, और -1 रखा तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो गया। तो 2 1 आए, लेकिन हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में एक बार ही लिखते हैं एक एलिमेंट को। जैसे 2 1 आए ना यहाँ, क्योंकि -1 के लिए भी 1 का स्क्वायर करूंगा मैं, -1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 आएगा, और 1 का भी स्क्वायर करूंगा तो भी 1 ही आएगा। तो 2 1 मिले हमको, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, एक ही 1 लिखेंगे। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, रोस्टर फॉर्म के अंदर हम जो एलिमेंट लिखते हैं वो एक एलिमेंट को आप एक बार ही लिखोगे। ठीक है, चाहे 2 बार भी आए, जैसे यहाँ पर 2 बार आ रहा है ना 1, -1 पे भी 1 आ रहा है, -1 का स्क्वायर करने पर, और 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 ही आ रहा है, तब भी हमको यहाँ पर एक ही एलिमेंट लिखना है। तो ये बी क्या हो जाएगा आपका, रोस्टर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर आपको सी दे रखा है, x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर लेस देन 25। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करा अपन ने, x की वैल्यू आपने रखी 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, है ना, यानी कि आप 2 भी रख सकते हो। फिर 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप बस 4 के आगे आप x की वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4 के बाद 5 जब आप लोगे तो 25 आपको मिलेगा। ठीक है ना, जब आप 5 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा साहब। यहाँ इन्होंने कह दिया x जो आपको लेना है n से लेना है, और ये कंडीशन दे दी एक्स स्क्वायर आपका जो है 25 से कम होना चाहिए साहब। तो यही वो नंबर है 1 2 3 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 आता है आपके पास कि d आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन x। अब ये आपका कोई भी रियल नंबर, सपोज 1 ही लेते हो आप रियल नंबर, तो 1 इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको, ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसको हम फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक आपके दोनों कर्ली ब्रैकेट हो गए, ठीक है, इसमें अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और फाइव से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं और इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं वाइड सेट लिखा हुआ है, नल सेट लिखा हुआ या एम्प्टी सेट लिखा हुआ है या फाइव लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है कि ये एक एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, x such that x is equal to x such that x is a list of the word proportion, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमने जब किस में लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो जो भी रिपीटेशन हो रहा था वर्ड्स का, उनको हमने क्या लिखा, जो भी लेटर का रिपीटेशन हो रहा था, ठीक है ना। वर्ड मैंने बोल दिया गलती से, भाई इस वर्ड में जिस भी लेटर का रिपीटेशन हो रहा था उसको हमने एक बार ही लिखा है। देखो आप यहाँ पर पी लिखा अपन ने, फिर आर लिखा, फिर ओ लिखा। अब देखो पी और ओ वापस से आ गया तो उसको दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। ओ भी लिख लिया हमने यहाँ, उसके बाद आर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, टी लिखा, आई लिखा और एन लिखा, क्योंकि ओ ऑलरेडी आप लिख चुके हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है लेटर्स का, आप यूं कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पी दो बार आ रहा है तो एक बार लिखा, आर भी दो बार आ रहा है उसको भी एक बार लिखा, ओ भी दो बार आ रहा है तो उसको भी एक बार लिखा हमने। ओ तो तीन बार आ रहा है, ठीक है ना, ओ तीन बार आ रहा है तो भी हम उसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है चीज। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। सेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द कंसेप्ट ऑफ सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the present day mathematics. It is used in almost every branch of mathematics these days. The study of geometric sequences, probability, etc. requires the knowledge of sets. The set theory was developed by German mathematician George Cantor. जॉर्ज कंटूर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो है सेट थ्योरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट्स आपको दे रखे हैं और इनको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर आप ए सेट को देख पा रहे हो, आपको दे रखा है 525 125, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power n such that n belongs to n। n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर ले लो 1 2 3, ठीक है। तो 5 स्क्वायर 5 क्यूब अगर मैं करता हूं तो क्या आपको यही मिलता है, बिल्कुल यही मिल रहा है ना, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। बी आपको दे रखा है 0, एक मतलब एक एलिमेंट दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें खाली एक ही एलिमेंट हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस गिवन सेट। तीसरा सेट आपको दे रखा है यहाँ पर सी, ठीक है।
वो दे रखा है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n कर देता हूँ और n बिलोंग्स टू n कर दो आप। भाई ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर रखते जाओ, जैसे 1, 2, 3 रखी आपने तो आपको यही चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1/n सेमी कोलन n बिलोंग्स टू z, स्मॉल n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो है नहीं ना, कोई भी सारे पॉजिटिव हैं। तो आप यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N दो, जो कि आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं, यहाँ आपको क्या लिखना है, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू टेबुलर फॉर्म। जैसे क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4 इज इक्वल टू 0, ये तो इन्होंने कंडीशन दे दी और x बिलोंग्स टू n इन्होंने लिखना है। ठीक है साहब, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिलेगा और x इज इक्वल टू +-2 मिलेगा। अब चूंकि यहाँ x की वैल्यू उन्होंने इंटीजर, x की वैल्यू क्या ली है उन्होंने, नेचुरल नंबर से ली है, तो यहाँ से x आपका क्या आ जाएगा, खाली 2 ही आएगा। तो आपका सेट्स क्या बनेगा, p इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में आपको ओनली 2 लिखना है, क्योंकि -2 तो नेचुरल नंबर में आ नहीं सकता, नहीं आता। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू r होता यहाँ पर तो फिर मैं क्या लिख देता, अगर यहाँ पर x बिलोंग्स टू r होता तो मैं क्या लिख देता, -2, 2, ये दोनों ही हमारे इसमें आ जाते p के अंदर। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, इसलिए खाली यहाँ पर 2 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। और अगले सवाल का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन टू आपको दे रखा है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। क्या आ जाएगा इसका आंसर, भाई -3 से तो बड़ा और 7 से छोटा नंबर वो आपको लिखना है। -3 से बड़ा -2 और 7 से छोटा 6 तक। ठीक है, और इंटीजर बोला है इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव सब आ गए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन सेकंड भी हो गया आपका। अब थर्ड पे आवे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, और 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 5 तक है ना, तो 5 पे आकर के हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सेट बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेट ए हो गया, रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स आपको देखने हैं। फर्स्ट सेट आपका है नल सेट, एम्प्टी सेट, और इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, जैसा कि अभी हम ऊपर बता चुके हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, which is denoted by phi or this symbol. For example, p is equal to x belongs to n, 4 is less than x less than 5। x एक नेचुरल नंबर है और 4 और 5 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे या फिर
आप कर्ली ब्रैकेट लगा दो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका नल सेट कहलाता है। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ये भी हम बता चुके हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, जैसे बी यहाँ पर आपका खाली 2 लिखा हुआ है, या सी में खाली में एक ही एलिमेंट 0 लिखा हुआ है, या सी में आपके खाली में एक ही एलिमेंट 4 लिखा हुआ है, तो दीज ऑल आर सिंगलटन सेट्स। नेक्स्ट, finite set. A set which has finite number of elements is called finite set. जैसे एक सेट A दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक सेट B दे रखा है जिसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट हो तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, अब ये वाला जो सेट है इसको आप सिंगलटन सेट भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है सेट बी में, राइट। तो ये फाइनाइट सेट भी है और सिंगलटन सेट भी है, सेट बी। ओके, और सेट ए को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। It is denoted by Na or OA, is also called cardinal number of a set. ठीक है, जैसे इसके लिए Na पूछा तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, तो Na की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। सो ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछ रहा है किसी भी फाइनाइट सेट के लिए, तो उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं या OA से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट बोलते हैं। तो Na यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं B ले लेता हूं आपका 2 4 6 8, और अगर यहाँ से आपसे NB अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4 है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 4 हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आता है आपका इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे एक सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, फिर ये डैश 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 अगर लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ये इनफाइनाइट सेट है। जैसे अब यहाँ हम लिख दें ABC डैश डैश डैश, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, जहां पर ये डैश 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 लग गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि ए में जो एलिमेंट हैं वो बी में भी होने चाहिए, सेम एलिमेंट सारे। ठीक है, या फिर बी में है तो ए में होने चाहिए। इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट, then we write A is equal to B, and if they are unequal then we write A not equal to B. Okay, यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया, A इज इक्वल टू आपको दे दिया 1 2 4 और B आपको दे दिया x सच दैट x इज इक्वल टू 2y और y की वैल्यू आपने रखी 0 1 और 2। अब आप यहाँ देख लो, बी को भी आप, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखो जरा। जैसे यहाँ पर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, और सेकंड एलिमेंट 1 रखता हूँ अगर तो 2 मिल जाएगा, और थर्ड एलिमेंट 2 रखता हूँ यहाँ तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, फर्स्ट एलिमेंट बेटा 0 रखो यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि ये सेम एलिमेंट मिलने चाहिए। यहाँ पर तो देखो ये सेम एलिमेंट नहीं मिले तो इसको फिर आप अनइक्वल सेट बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम एलिमेंट नहीं मिले तो ए नॉट इक्वल टू आप बी बोल सकते हो इस केस में,
है ना, या फिर आप यहाँ पर इस एलिमेंट को 0 कर दो तो 0 to 4 आपको मिल जाएगा, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, फिर इक्वल सेट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर 1 to 4 अगर दे रखा है आपको, और यहाँ पर बी सेट में आपको x इज इक्वल टू 2y दिया हुआ है। अब y की वैल्यू आप 0 1 2 यहाँ रखते हो, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, फिर 1 रखोगे तो 2 मिलेगी, और 2 रखोगे तो 4 मिलेगी, तो 0 2 4 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये एलिमेंट अलग हो गया साहब, एक एलिमेंट अलग हो गया, यहाँ तो 0 है और यहाँ पर, यहाँ तो 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये आप क्या बोलोगे, अनइक्वल सेट हो गया। भाई सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि सेट ए में अगर दो एलिमेंट है 1 2, तो सेट बी में भी दो एलिमेंट होने चाहिए 1 2। अब इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे ये आगे पीछे लिख दिया मैंने तो चलेगा, ए इक्वल है बी के, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें है। ठीक है ना, एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है और अलग नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे इक्वल सेट। यहाँ यही तो लिखा हुआ है, टू सेट्स ए और बी आर इक्वल इफ every element of set A is the element of B and every element of set B is an element of set A। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, है ना। ऑर्डर इनका आगे पीछे हो सकता है, ये नंबर आगे पीछे लिखे हुए हैं तो चलेगा, वो इक्वल सेट के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया या 1 आ गया तो फिर इसको आप अनइक्वल सेट बोलोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट। Two finite set A and B are equivalent if they have same number of element। Na is equal to Nb। जैसे यहाँ सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस है। इक्वल सेट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, तो सेट बी में भी यही 3 एलिमेंट होने चाहिए। इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इक्वल सेट, कि ये इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है कि अगर इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है ना, अगर इसमें 3 एलिमेंट है और अगर इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। यानी कि ये वाला सेट जो है, इक्वल सेट्स भी हैं और इक्विवेलेंट सेट भी हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नंबर सेम हो। ठीक है ना, इसमें जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है 1 2 3 लिया है सेट ए में, और सेट बी में 4 5 6 लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ही चेक करना है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 3 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट भी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका इक्वल सेट नहीं है, ये आपका क्या है, इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, ये वाला सेट तो क्या हो रहा है, इक्वल भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है, जबकि ये वाला सेट जो है सिर्फ इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ सेम है, लेकिन यहाँ एलिमेंट्स अलग अलग हैं, एलिमेंट्स आर डिफरेंट हियर। ओके, क्लियर है फंडा। नेक्स्ट है आपका सबसेट एंड सुपरसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of set B, if every element of set A is an element of set B, then A is a subset of B and B is a superset of A। We can write A is a subset of B। For an example, if A is equal to 5 7, B is equal to 1 5 7 9, then A is a subset of B
A is a subset of B and B is a superset of A। तो A का सारा एलिमेंट B में है, तो A जो होगा सबसेट होगा B का, और B को हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट बोलेंगे, A को हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे।